नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वीवीआईपी कैटेगरी से चुने हुए प्रश्न हैं और आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस से यहाँ पे 50 प्रश्न चूज किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो 5 से 8 नंबर आपके हिंदी पेडागोजी में कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्जाम पे ज़्यादातर प्रश्न अभी तक 70 से लेके 80% तक जो है इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो शिक्षक भर्ती में यानी गवर्नमेंट टीचर बनना है तो ये क्लास बहुत ही गोल्डन वीडियो, गोल्डन चांस और गोल्डन क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हिंदी पेडागोजी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप भाषा के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, तो एक भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो एक भाषा के शिक्षक रूप से जो सबसे बड़ी चुनौती होती है दोस्तों, वह बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए जो है उचित रणनीति, क्योंकि बहुभाषा कक्षा होती है यानी अनेक भाषाओं की कक्षा है, अनेक व्यक्ति बच्चे जो है पढ़ने आते हैं, अपने अपने उनकी क्षेत्र की बोलियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये उचित रणनीति तय करना जो है सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को कम से कंठस्थ करना और ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये तीनों दोस्तों प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ये हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं होगा? देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे सही दिए गए हैं। लेकिन भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है या दिया जाता है, तो यह कथन हमारा सही नहीं दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन जो है सही नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक जो उपागम है वह कैसा होता है? तो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। जो भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम होगा वह संदर्भ में क्या है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं, अपना अपना फीडबैक करते हैं और 50 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं बता देता हूँ हिंदी में जो है पेडागोजी ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी यहाँ पे हिंदी में हाई लेवल की और मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो अपठित गद्यांश पद्यांश होते हैं, ठीक है, अनसीन पैसेज वगैरह, तो ये बहुत ही साधारण और ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पेडागोजी की बात करें यहाँ पे कठिन लेवल का आता है। तो ये 50 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? साथियों, प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। विदेशी का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो बोल रहा है, हम नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं, वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहा है, हम उनके समझ नहीं आ रहा, मतलब किस सच्चाई की ओर संकेत कर रहा है। तो सभी जानते समझते हैं कि हमारा किस संकेत। देखिए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, तो इसका कथन हमारा यही हो जाएगा कि बच्चे बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होते हैं, अर्थात बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े समझ नहीं पाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि भाषा की कक्षा में जो कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ आपने देखा होगा, सुना होगा और आगे चलकर पढ़ाते भी होंगे बच्चों को या पढ़ाएंगे। तो भाषा की कक्षा में जो कहानियाँ होती हैं मनोरंजन का साधन है, पाठ पुस्तक का एक पाठ है।
विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन के विकास की संभावना लिए होती हैं, या हम कह सकते हैं भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो भाषा की जो कक्षा की जो कहानियाँ होती हैं वह विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। ये सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। साथियों, भाषा कौशल के संदर्भ में कथन जो सही है, देखिए सुनना बोलना पढ़ना एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल निष्क्रिय है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि सुनना अगर पढ़ना निष्क्रिय हो जाएगा तो फिर सवाल ही नहीं होता। भाषा की बात करें, बच्चा सीख कैसे पाएगा? पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? चारों कौशल में आपस में संबंध है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। भाषा कौशल के संदर्भ में सही कथन हमारा डी है कि सभी कौशल या जो क्या है एक दूसरे से के साथ क्या है अंतः संबंधित होते हैं। चाहे श्रवण की बात करें, चाहे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि हो गया, अप्रत्यक्ष विधि होगा, आपने पढ़ा होगा। तो भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है, इसमें मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती, या भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। किसकी बात करें? स्वाभाविक स्थिति का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, समझिएगा। 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है हमारा यह नहीं होगा किसी भी हिंदी व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, तो उद्देश्य यह हमारा नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखते हैं भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से सीखते हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा कैसे सीखते हैं? तो भाषा अर्जन क्षमता के द्वारा हम भाषा सीखते हैं। किसके अकॉर्डिंग? चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार या वर्तनी संबंधी गृहकार। तो भाषा शिक्षण में जो अनिवार्य होता है वह समग्रतावादी दृष्टिकोण का होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो भाषा होती है वह विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यह सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, यह नियमों की जानकारी से निखरती है। तो भाषा जो है सभी लोग जानते हैं एक नियमबद्ध व्यवस्था कहलाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, फीडबैक आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आपका फीडबैक सर्वोपरि है, आपका कमेंट सर्वमान्य है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न की। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकतर या अधिकार प्राप्त करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। देखिए सर, द्वितीय भाषा के रूप में बात कर रहे हैं, तो हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य होगा द्वितीय भाषा के रूप में दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, विजय को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर का प्रोत्साहन देना चाहिए, विजय को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, या विजय की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। मान लीजिए कोई बालक या बालिका है जो दूसरे राज्य से जब दूसरे राज्य 1 साल बाद पहले आता है या पहले आया है,
तो हिंदी भाषा प्रयोग में करते समय जो त्रुटियां करता है, तो एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक अध्यापिका के रूप में ये कथन जो होगा कि विजय को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे वो त्रुटियां कर रहा है वह सावधानीपूर्वक उसे त्रुटियों को सॉल्व कर पाएंगे, वो त्रुटियों से दूर हो जाए। ठीक है, वो त्रुटियां करना बंद कर दे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा अर्जन की बात करें, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थित की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो भाषा अर्जन की जब भी बात आती है साथियों, तो भाषा अर्जन क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। जो भाषा का अर्जन होता है वह सहज और स्वाभाविक होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रियाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? ये पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, यह हम बात कर रहे हैं समाचार पत्र पत्रिकाओं व अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार का पहचान करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वह समाचार पत्र पत्रिकाओं अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा? विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रीय तौर पर तीव्र गति से बढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचित या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या हो जाएगा? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशील का इस्तेमाल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में इनमें से कौन सा सहायक होगा? सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्द में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लिखना, या ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो सुनी पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में जो सहायक होगा वह सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। यही ऑप्शन आपको लिखा होगा, बिल्कुल मेल खा रहा है, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक सराहना और सामाजिक सौंदर्यबोध साहित्यिक सामाजिक राजनीतिक, भाषा साहित्य ऐतिहासिक या साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। तो भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण बोध के विकास की दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह सौंदर्यबोध साहित्य और सामाजिक राजनीतिक। यह हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होगा? मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है कक्षा 8 के, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, तो कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना जो है सबसे सर्वाधिक जरूरी हो जाएगा? बच्चों के भाषा का प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक या लेखक, या बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? हमारा सही होगा कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमताएं, यह क्षमता की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, या बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं, या सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, या अनुभवों को लेखनकार बढ़ाया जाए। तो हमारे अनुभवों के आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस शैक्षिक निहितार्थ में इस शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है?
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा? प्रश्न समझ लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य पूछा जा रहा है। मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो सर्वोपरि उद्देश्य हमारा मतलब अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? साथियों, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना। तो ABC ये तीनों जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना ये प्राथमिक या हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य हमारा नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिएगा। भाषा और का एक उत्तम साधन है। तो भाषा जो है किसका किसका एक उत्तम साधन है? तो भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या प्रश्न दिया गया है और क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर या अभिव्यक्ति पर बल देता है। तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है वह किस पर बल देता है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो वह साथियों, भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होता है वह अनुकरण पर बल देता है, क्योंकि यहाँ पे सीखने की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन या भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या हो जाएगा? किसी पाठ की 5 पंक्ति पढ़वाना, या बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों को या बच्चों से पत्र लिखवाना, पत्र जो होते हैं, या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। देखिए समझिएगा, भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका तो हमारे जो लग रहा है कि बच्चों को चित्र वर्णन, प्रश्न पूछने का अवसर देना, एक ही ऑप्शन में दोनों चीज़ें हो रहा है। मतलब यहाँ पे भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका हमारा जो लग रहा है वह बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आप लोगों का फीडबैक क्या है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबादियों। जिंदाबाद साथियों। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिकाओं का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है और आवर फैमिली है। साथियों, बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? भारत की भाषिक विविधताएं एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, या भाषागत विविधता एक समस्या है। तो भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा? देखिए साथियों, भाषागत विविधता एक समस्या है। भाषा में जो विविधताएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती हैं, वैसे ही भाषागत भी विविधताएं होती है। तो ये एक समस्या नहीं होती है, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र की बोली, तो यह समस्या नहीं होगी। यह कथन गलत दिया गया है, इसलिए यह हमारा सही हो जाएगा। बाकी भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती। बिल्कुल तीनों कथन सही है, लेकिन चौथा नहीं है, और यही पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो क्या होगा? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा के विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन कुशलता का विकसित करना, या भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होगा कि भाषा की बारीकी, सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली होगा? क्रम की बात कर रहे हैं। देखिए, घटना वर्णन, परिचर्चा करना, संवाद, अदायगी, ये तीनों जो है भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तकों में जो है सबसे अधिक होंगे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखना यह सबसे कम होगा। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का,
पाठ्यपुस्तक का, समाज का या भाषा की कक्षा का है। तो भाषा अर्जित करने में जो सबसे महत्व होता है वह किसका होता है अर्जित करने में साथियों? वह होता है समाज का होता है। और अगला प्रश्न इसी टाइप से कि भाषा अर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है वह सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगर आप किसी से सिखा भी रहे हैं तो भी आप भाषा अर्जित कर रहे हैं। ये जो आप सीखने और सिखाने सीख रहे हैं तो भी हो रहा है, अगर आप सिखा रहे हैं तो भी भाषा के अर्जित जो है दोनों प्रक्रिया चलती रहती है। ये हमारे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर या भाषा की पाठ्य पुस्तक पर? तो भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने जिस पर सबसे अधिक बल दिया है कि समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर दिया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होगा? कि बच्चे के भाषा प्रयोग का आकलन या अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना या बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो बच्चे की भाषा का आकलन करते समय या करने के लिए सबसे उचित जो तरीका होगा कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन जो है मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है या अध्यापक के लिए काम को सरल बनाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन जो मुख्यतः है वह रोचकता और जोश लाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल होगा? बात कर रहे हैं समावेशी कक्षा की। समावेशी कक्षा से आपको पता है समावेशी कक्षा संबंधित एक प्रश्न तो आ ही जाता है। तो किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल होगा? कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है या व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति क्या है त्वरित करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी समावेशी कक्षा में जो है ऐसा कथन बच्चे जो होते हैं अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। जो बच्चे होते हैं अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम बनाना बच्चों का कार्य नहीं होता, सभी को पता है। तो यह भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल कहा जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? किसकी बात कर रहे हैं आप? भाषा शिक्षण के संदर्भ की बात कर रहे हैं। 4 कथन महत्वपूर्ण दिए गए हैं। देखिए साथियों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन सही होगा कि बच्चे जो है भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। यह बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन सही दिया गया है कि बच्चे जो है भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई का विकास किसके संदर्भ में होना चाहिए? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध से प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है या अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है? सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन जब आपके विद्यालय में होगा तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों को जो भाषाई विकास होता है उसके संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता, समरसता या अलगाव होना चाहिए? सभी कमेंट करें। सभी प्यारे मित्र, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर अध्यापक अध्यापिका बनना। तो बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में जो होना चाहिए वह समरूपता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है
भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। क्या कर रहे हैं? समावेशी अगर भाषा की कक्षा है उसमें समावेशी वातावरण का निर्माण करना है तो उसके लिए क्या जरूरी होगा कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, कि बच्चों को विविध दृश्य एवं सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, या बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। साथियों, भाषा की कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करना है तो बच्चों को विविध भाषाओं से पढ़ाना होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा है, अलग अलग अपनी भाषा है तो विविध भाषाओं से पढ़ाया जाएगा, उनकी जो होम भाषा होगी उनसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये समावेशी वातावरण का निर्माण करना जरूरी होता है क्योंकि बच्चों को विविध भाषाओं से पढ़ाया जाए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे होता है? तो हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो नियंत्रित किसका माध्यम भर नहीं है? सौंदर्य बोध का, संस्कृति का, संप्रेषण का या कला का? तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि हमारी सोच का भी निर्मित करती है। तो यहाँ पे संप्रेषण हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? जीन पियाजे जी का, चॉम्स्की का, स्किनर का, वाइगोस्की का? तो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार वाइगोस्की का। समाज शब्द आ जाए तो ज़्यादातर ऑप्शन होता है वाइगोस्की की या कोहलबर की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटियां नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियों ही करते हैं, या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं? तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में जो बच्चे होते हैं वह भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? स्वाध्ययनशीलता का विकास, स्वाध्ययन मतलब स्वयं के अध्ययनशीलता का विकास करना, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, या हम कोई शब्द आपको सुन लें फिर आप वो दोहरा लीजिए। मान लिया हमने ये बोल दिया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, इसको सुनने के बाद यही आप बिना देखें इसको फिर दोहरा लें। इसी को बोलते हैं सुनकर शब्दस्थ दोहराने की क्षमता का विकास और भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशील या चिंतनशीलता का विकास। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं किया जा सकता? देखिए, सुनकर शब्दस्थ दोहराने की क्षमता का विकास ये अपेक्षित नहीं कर सकते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आइए ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? शब्दों को अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो साथियों, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, या बच्चों को अनुशासन में रखना, या बच्चों का मनोरंजन करना। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का जो मूल उद्देश्य होगा वह क्या हो जाएगा? वह होगा, हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए, बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास की बात करेंगे। क्योंकि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है बच्चों में क्या है? कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चे सोचेंगे क्या कहानी थी, ऐसी कविता थी, उसने ऐसे कहा, कुछ मोटिवेशन बातें भी होंगी। अगला प्रश्न है, जो भाषा होती, जो लैंग्वेज होता है, वह जानने का अर्थ, उसका व्याकरण जानना है, यह भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व है, यह भाषा जीवन की भिन्न स्थितियों को साधती है, यह भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना होता है। अगर आप किसी का व्याकरण जान लेंगे तो भाषा आप ऑलरेडी जान लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहे, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं।
तो भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग जो है यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार पत्र आदि अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, लेकिन एडिशनल 10-12 और प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, जो फिलहाल अभी 2-3 वर्ष रीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने उनको भी कंपाइल कर लिया है। तो चलिए उनको भी प्रश्न एडिशनल कर लेते हैं। 10-12 और प्रश्न हैं। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चे की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो सुलेखा एक अध्यापिका के रूप में यहाँ पर कार्य कर रही हैं। जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती हैं तो वह क्या कर रही हैं, बच्चों के साथ बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई या भाषा प्रयोगशाला। तो भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक अनिवार्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। देखिए व्याकरण को कंठस्थ करना ये गलत हो जाएगा। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं। का को अधिकतर ऐसे लिख लेते हैं, फा की तरह ही लिख देते हैं, ठीक है। और गा को आप लिखते हैं, कैसे लिखते होंगे, ठीक है। गा को कभी कभी ऐसे लिख देंगे, कभी डंडा ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो बच्चों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये हो सकता है सही। सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, ये भी सही है। लेकिन प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का यहाँ पे उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो उद्देश्य यही होता है कि अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत कर देना, ठीक है। उद्देश्य पूछा गया है, इसलिए उद्देश्य के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। दोस्तों ये डायरेक्टली क्लास हम ले रहे हैं, कोई भी वीडियो जो अपलोड करते हैं 30 से 40-50 मिनट डायरेक्टली हम लगातार स्पीच करते रहते हैं। तो ये मेहनत होती है, केवल आप लोगों को जब प्यार स्नेह मिलता है, आप लोग जब देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपना फीडबैक करते हैं कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी, एक दिल को सुकून सा मिलता है। वो सारा दर्द, वो सो जब हम करते हैं मेहनत, वो सब कुछ एक बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें। तो इनमें से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य किसकी ओर संकेत करता है। तो वह होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। चलिए अगला प्रश्न है, और लगातार ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, जो अब तक जल्दी पहुंच जाएगी आप तक। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, या किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो उपयोग होगा कि अक्षरों और वर्णों को क्रम से जानना सबसे महत्वपूर्ण होगा, कम महत्वपूर्ण होगा, बाकी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, जब अपने मान लीजिए आपकी भाषा हमारी हिंदी है तो वह भिन्न भाषा कोई पढ़े, संस्कृत पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, ठीक है, गुजराती पढ़े, ठीक है। तो जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ता है तो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या केवल विषय पढ़ते हैं, तो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब कोई भिन्न विषय पढ़ेंगे तो उस विषय से भाषा भी सीखते हैं। अगला प्रश्न है दिया गया है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान यह है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक जो है
किस कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगा? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों को उत्तर देना या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो भाषा शिक्षण में जो है बालक जो है किस कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगा? अपनी बात जो है कहने का पूरा मौका देना कम होगा। बाकी ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। देखिए दोस्तों, PCD ये तीनों हमारे भाषा कौशल के संदर्भ में कथन गलत दिए गए हैं, क्योंकि भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। यहाँ पर दिया गया क्रम में, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन एक साथ सीखे जाएं, क्रम में नहीं सीखे जाते हैं, एक साथ ही सीखे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो भाषा विकास के संबंध में जो कथन सही नहीं होगा कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ये बिल्कुल व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होती है, इसलिए नेगेटिव ऑप्शन माना जाएगा। बड़ों के संपर्क पे भाषा विकास की गति को तीव्र करती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष दिया गया, तो निरपेक्ष नहीं होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? कि भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, या साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? कि भाषा के नियमबद्ध जो है प्रकृति को पहचानना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप प्रत्येक प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और आप लोगों का फीडबैक बहुत ही अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेट करता है। और जल्द ही हम दोस्तों हिंदी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य क्या है? कि विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। तो जो ये प्रयुक्त दिया गया है, इससे तात्पर्य क्या होता है? जुड़ी प्रयुक्ति मतलब विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम या शब्दों की व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त की बात कर रहे हैं, ये विशिष्ट भाषा प्रयोग, कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जो है विशिष्ट भाषा प्रयोग से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। प्रयुक्तों का मतलब विशिष्ट भाषा प्रयोग से। अगला प्रश्न, दो प्रश्न और बचे, इनको भी कंप्लीट करते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेकॉली या अभिक्रमित अन्वेषण। आप सभी जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ। जब भी आपने D.Ed B.Ed किया होगा, DLED या B.Ed, तो ये प्रश्न आपसे ज़रूर आया ही होगा। आपने किंडरगार्टन के बारे में पढ़ा होगा, मॉन्टेसरी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, हो सकता है डेकाली के बारे में भी आपने पढ़ा हो। तो ये तीनों जो है भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं, लेकिन अभिक्रमित अन्वेषण ये हमारी पद्धति नहीं है। तो हमारे कौन से हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 18, 25 या 22 बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में अभी जो है वर्तमान में कितनी बोलियां हैं, ये आपके लिए हम मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको खोज करना है और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। और सर्वप्रथम कौन बता पाता है, चलिए उनको हम पिन भी कर देंगे, उनका कमेंट हाईलाइट भी रहेगा। और 60 में से आप लोग ये बताइए, ये कह सकते हैं 62 में से। वैसे तो हमने 50 प्रश्न का लक्ष्य रखा था, लेकिन 10-12 प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और हाल ही में ये पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इनको भी ऐड कर दिया गया है। तो हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के या हिंदी भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताइए। बाकी क्लासेज और अभी तक 7 मॉडल पेपर आपके अपलोड हो चुके हैं, तो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। 150 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर है और टोटल 7 मॉडल पेपर, वो भी आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग।
तो प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।